हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सुभाष। स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसरो के बारे में देखा था और उसके बारे में जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने जानकारियाँ गेन की थी। आज हम लोग थोड़ा बहुत इसरो की पिछली क्लास में जो चीज़ें हमने रिपीट की थी आज उसको देखेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है सारी चीज़ें हम आगे लेकर के चलेंगे। और क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, उसके बाद एसएलवी क्या है, एएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है। तो आज हम सभी चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रख करके देखिए, मैं समझाने का प्रयत्न जरूर करूँगा। और अब मुझे आशा है कि अगर आप ध्यान से, धैर्य से और सीखने की इच्छा से बैठेंगे तो अवश्य ही इसको सीख लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि जब कोई बहुत कठिन चीज़ है उसको रॉकेट साइंस कहते हैं, तो ये एक रॉकेट साइंस ही है। रॉकेट साइंस इसी को ही कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि, और मैंने आपको बताया था कि 1962 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया था भारत ने। क्यों 1962 में किया? क्योंकि 1962 में ही भारत चाइना का युद्ध हुआ था और भारत को ये कहीं ना कहीं लग गया था कि अब हमें अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी साथ साथ साइंस एंड टेक में निवेश करना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि चाइना जो है इतनी बड़ी ताकत जो हमारे ऊपर हमला की है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो हमला करेगी और हम किसी न किसी देश के फिर से उपनिवेश बन जाएंगे, जिस प्रकार हम हार करके चाइना के साथ देखा। उसी समय इनको स्पार का गठन किया गया था। अंतरिक्ष आयोग तो पहले ही, ये परमाणु आयोग के अंतर्गत अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, उसी के साथ साथ जो है इनको स्पार बना। तो सबसे पहले होगा परमाणु आयोग, उसके नीचे होगा अंतरिक्ष आयोग और उसके नीचे होगा इनको स्पार। 1969 में इनको स्पार का नाम बदल करके इसरो कर दिया गया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो वर्तमान में आप हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसका। 1975 में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की मदद से जो है वो छोड़ा गया हमारे यहाँ। और 1993 में पीएसएलवी, ये 93 ना होकर के 94 है, सफल परीक्षण 94 में हुआ था, तो 94 यहाँ पर लिखिए। पीएसएलवी का सफल परीक्षण होता। पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी एक प्रमोचन यान है, ठीक है। इसी के माध्यम से उपग्रह जो होते हैं वो ऊपर आकाश में भेजे जाते हैं। सपोज दैट हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ उसका वातावरण होता है, ठीक है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो है 5 परतों में हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, जिसमें परावर्तन मंडल सबसे निचले मंडल है, उसके बाद परावर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, 5 प्रकार के मंडल होते हैं, ठीक है। सारी जो सैटेलाइटें होती हैं वो समताप मंडल के ऊपर और आयन मंडल के बीचों बीच में छोड़ी जाती हैं। अप्रॉक्सिमेटली इसी बीच में ही होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लोअर अर्थ का ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, उसके बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये 1993 का आप पहुंच गए होंगे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं प्रमोचन यान होता है। इसी के माध्यम से जब हमारी पृथ्वी से कोई चीज़ उठा करके, आपने एक पलायन वेग का सिद्धांत पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, यदि आपने साइंस बैकग्राउंड के रहे होंगे तो उसमें आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी और कक्षीय वेग और पलायन वेग के बारे में आपने पढ़ा होगा। यदि आप इतना बल लगा कर लीजिए, सपोज डेट आप किसी अध्याय को उठाइए, किसी ईंट को उठाइए और इसको इतना बल लगा दीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र, जो वायुमंडल है, इस क्षेत्र से बाहर चला जाए और लौट करके वापस ना आए, तो इस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया समझाने का तरीका है, कभी एक गड्ढा उठाइए और उसको इतनी तेजी से मार दीजिए कि वो पृथ्वी के जो है वायुमंडल को क्रॉस कर जाए और वापस नीचे न गिरे। चूँकि आप जानते हैं कि कोई चीज़ पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरती है। देखिए, पृथ्वी की हमेशा चारों तरफ केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो पृथ्वी के सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है। ध्यान से इस चीज़ को समझिए, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत नहीं समझाता है कोई। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, ठीक है। इसके गति करने के कारण पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान होता है और मास होता है, ये भी गति करता है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करेगी तो उसमें एक बल कार्य करता है, जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व दिशा में कोरियोलिस बल होता है। इसी के कारण जो होता है विश्वतीय रीजन में, विश्व क्षेत्र किसको कहते हैं, 0 डिग्री
अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस रीजन में जो वर्षा होती है इसी के कारण होता है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझना चाहिए। तो पृथ्वी के अंदर मास भी है, द्रव्यमान भी है, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ वृत्ताकार मार्ग पर गति भी कर रही है। चूंकि आपने इंटरमीडिएट में अगर साइंस बैकग्राउंड के रहे होंगे तो आपने केपलर का नियम पढ़ा होगा। 3 नियम होता है, ठीक है। केपलर का ग्रहों संबंधित 3 नियम होता है। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। पहले नियम में कहा गया था केपलर द्वारा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार का पथ पर। मतलब वो वृत्ताकार तो सपोज गोला गोला होता है, दीर्घ वृत्ताकार जो होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इस प्रकार बीच में सूर्य है और सभी ग्रह चारों इसके दीर्घ वृत्ताकार गति में गति कर रहे हैं, ठीक है, इस शेप में। और दूसरा नियम था किसी भी ग्रह की सूर्य से बनाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रहों की क्षेत्रफल चाल नियत होती है। इसको मत जानिए, ठीक है। दोनों नियम रहने दीजिए, बस यही पहला नियम आप जानते रहिए, यही जरूरी है, ठीक है। तो अब इसको जान लीजिए कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की तरफ वृत्तीय गति करती है, अब पृथ्वी इसी पथ पर वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जलेबी के आकार का। पृथ्वी हमारी 2 प्रकार की गति करती है, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने स्थान पर स्वयं भ्रमित करे तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, इसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और यदि परिक्रमण कर रही है, किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हो, इसको हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ परिक्रमण, किसी चीज के चारों ओर घूमना परिक्रमण, और परिभ्रमण स्वयं के चारों ओर घूमना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, जिसके कारण वृत्तीय गति उत्पन्न होती है। और इस वृत्तीय गति के कारण जो होता है उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल, क्योंकि कोई भी चीज यदि गति करेगी तो उसके केंद्र की तरफ भी एक बल कार्य करता है स्थिति को मेंटेन करने के लिए। यदि अपकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वह वस्तु गति ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अपने केंद्र की तरफ जब गति करे, कोई चीज गति करता है कोई चीज, तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है इस गति के कारण। अगर वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है तो इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऑन है, अब बिना अभिकेंद्रीय बल के, अपकेंद्रीय बल जिस प्रकार वृत्तीय गति के बिना अपकेंद्रीय बल की वृत्तीय गति नहीं कर सकता है, उसी प्रकार बिना अपकेंद्रीय बल के अभिकेंद्रीय बल नहीं हो सकता है। तो जहां पर अभिकेंद्रीय बल होगा उसके विपरीत कोई ना कोई बल कार्य करेगा। सपोज दैट आप कोई भी बल देखिए, यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु उतना ही उस पर आप पर भी बल लगाएगी। आप क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम पढ़े होंगे, ठीक है। वही यहाँ पर आधारित होता है। कोई भी चीज यदि पृथ्वी की तरफ गिरती है तो पृथ्वी से दूर वह ऑब्जेक्ट भी उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब दोनों की तरफ जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल का कार्य करता है, ठीक है। तो अब से सपोज डेट आप एक रस्सी ले लीजिए, ये बहुत फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें समझाना आपको जरूरी है और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनेगा मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक रस्सी ले लीजिए और बाल्टी में बांध लीजिए और उसको चारों तरफ से घुमाएंगे जब, तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो आप केंद्र की तरफ अपनी तरफ इस रस्सी को खींचे हुए हैं, ये बल तो कार्य ही कर रहा है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि एक फोर्स इस बाल्टी द्वारा भी लग रहा है जो इसको अपनी तरफ बाहर की तरफ खींच रहा है। ऐसा लगता है ना। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी है। पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण जो केंद्र की तरफ बल कार्य करता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस अभिकेंद्रीय बल को हम ग्रेविटी के नाम से भी डिनोटेट करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के बराबर यह बल होता है। और इसके बाहर जो बल कार्य करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ कोई चीज आकर्षित करता है, सपोज दैट सूर्य, तो उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। वो अपकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल का उल्टा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको समझ लो कि तो ज्वार भाटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और सैटेलाइट किस प्रकार गमन करते हैं, कोरियोलिस बल क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल समझ गए पृथ्वी के प्रकार से क्या है। और इसी सिद्धांत में जब कंक्लूजन निकाला गया तो यह बताया गया कि वैज्ञानिकों ने गणना किया और बताया कि यदि कोई पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उठा करके बाहर फेंका जाए तो वो पांचों जो वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और वापस नहीं आ पाएगी, अर्थात वो पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल उसका प्रभाव उस पर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट ये है। तो पृथ्वी से कोई भी चीज जब प्रक्षेपित की जाती है तो इसके लिए मैक्सिमम ये बल लगता है। तो ये बल तो आदमी उत्पन्न कर नहीं सकता है, यही कारण है। और इससे ज्यादा होगा तो पलायित कर जाएगा। लेकिन हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो
परावर्तन मंडल समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में होते हैं। अब इनको यहीं पर छोड़ना है, तो ये तो इतना ज़्यादा बल न लगा दिया जाए कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएं, या इतना कम भी बल लगा दिया जाए कि वहाँ पर ये पहुँच ही ना पाएँ। हमें मिडिल क्लास को ढूंढना है कि वहाँ पर छोड़ा जाए जहाँ पर ये पृथ्वी के सापेक्ष गति करें, इसे हम भूतुल्यकाली ग्रह कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट किसी पर्टिकुलरली एक स्थान पे वो रहकर सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो होता है GSO। तो ये चीज़ें हैं, तो क्या करें हम, तो इसी के लिए जो होता है प्रमोचन यान बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रमोचन यान को हम बोलते हैं PSLV, GSLV, ASLV, ठीक है। PSLV जो है तीसरी कड़ी का आपका प्रमोचन यान है। सबसे पहले SLV उत्पन्न हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उसके बाद ASLV का प्रयोग किया, ठीक है, ये दूसरा प्रमोचन यान था इसरो का। उसके बाद PSLV आ गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोल क्या होते हैं, यदि पृथ्वी हमारी है तो इसके दोनों जो ध्रुव होते हैं उसको हम पोल्स कहते हैं, ठीक है। और ये वाला होता है विषुवत रेखा 0 डिग्री। नॉर्थ पोल ऊपर वाला होता है, साउथ पोल नीचे वाला होता है। नॉर्मल चीज़ें सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद PSLV आया कब, 1993 में। उसके बाद 2001 में GSLV आ गया। 2008 में हमने PSLV के माध्यम से चंद्रयान भेजा, सफल परीक्षण हुआ। 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन हम लोगों ने भेजा, प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर हम लोग पहुंचे। और 2017 में इसरो ने कीर्तिमान रचा कि 104 सैटेलाइटों का सफल परीक्षण कर लिया, और विश्व का ऐसा देश हो गया इसरो जो अपनी पहली बार में 104 सैटेलाइटों का एक सैटेलाइट के माध्यम, एक प्रक्षेपण यान के प्रमोचन यान के माध्यम से भेजने में इसरो ने अपना सफल परीक्षण कर लिया। और इसरो इस क्षेत्र में स्वयं को एक विशाल खिलाड़ी बनकर के उभर कर सामने आया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा चलेंगे ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। हम यहाँ से बैकअप करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने स्वयं लिखा था, ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं। क्या है ऑर्बिट, तो सैटेलाइट क्यों नीचे नहीं गिरते हैं, ये साधारण सी प्रश्न है कि सैटेलाइट क्यों तैरता रहता है। तो मैंने जो चीज़ वहाँ पर बताया था वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें हूबहू लिख दिया है। इसमें मैंने लिखा है कि सैटेलाइटों को गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए बीच में ग्रेविटी G कार्य कर रहा है। इसी अभी ग्रेविटी क्या है, ये ब्रिज कोई जो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो हमारी गति करती है अपनी धुरी पर, वही चीज़ बताएगा। इसके कारण दिन और रात होता है भैया, ये चीज़ समझ लीजिए। ये नॉर्मल जो है आपको भूगोल का क्लास में आपको पहली चीज़ें यही बताई जाती है। NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। जब कोई भी अपनी धुरी पर घूमेगी तो अभिकेंद्री बल कार्य करेगा, मैंने पीछे ही बताया था। उसके बाद अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, वही चीज़ मैंने जो बताया था। फिजिक्स के नियमानुसार दिस इज द माई फेवरेट सब्जेक्ट। जहाँ अभिकेंद्री बल कार्य करता है उसके विपरीत अपकेंद्री बल भी कार्य करता है, ठीक है। मैंने सीधे सीधा बताया है कि यदि आप किसी को डांटोगे तो सामने वाला आपको डांटेगा, ठीक है, वो नहीं डांट पाएगा, तो इंटरनल तो आपको कुछ ना कुछ बोल ही देगा। तो प्रत्येक बल का क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। वही यहाँ पर भी होता है। अपकेंद्री बल बाहर खींचने वाला बल होता है, ठीक है, जैसे रस्सी और बल्टी। सैटेलाइट जितना पृथ्वी के करीब होता है उतना ही ज़्यादा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। सपोज डैट हमारी अर्थ है और सैटेलाइट जब यहाँ रहेगा तो पृथ्वी की ज़्यादा परिक्रमा करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी परिक्रमा करेगा। और जितनी दूरी पर होगा सैटेलाइट, ये पृथ्वी की उतनी धीमी परिक्रमा करेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ दिखा दिया है। नज़दीक है तो 3 चक्कर लगाएगा, दूर है तो जो 2 चक्कर, और दूर है तो 1 चक्कर लगाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जो कोई चीज़ नज़दीक है तो पृथ्वी का ज़्यादा चक्कर लगाएगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा और जल्दी जल्दी एरिया कवर कर लेगा। कोई दूर है तो धीमे धीमे करेगा और दूर में एक ही कम चक्कर लगाएगा। अर्थात किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही उसको रखने के लिए दूर रखा जाता है कि एक व्यक्तिगत स्थान को आप ही कैप्चर करिए। ज़्यादा नज़दीक जो होता है वो उन ऐसे सैटेलाइटों को रखा जाता है जो अधिक से अधिक चीज़ों को जो है डिनोटेट कर लें, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए यहाँ पर कि जब ज़्यादा एरिया कैप्चर करना होता है तो हम दूर सैटेलाइटों को लगाते हैं और कम एरिया कैप्चर करना होता है तो नज़दीक सैटेलाइटों को लगाते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए यहाँ पर। पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिटों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी होते हैं
अब सपोज दैट पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में गति कर रहा है, तो इसके चारों ओर डिफरेंट टाइप का ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। हर ग्रह का अपना एक घूमने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट की तरह। और एक ग्रह दूसरे ग्रह के घूमने वाले रीजन में नहीं आते हैं, नहीं तो टकराहट हो जाएगी। प्लूटो साहब जो है कभी कभी किसी के कक्षा में आ जाता है, इसलिए उनको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में वो बौने ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। तो दो प्रकार के ऑर्बिट होते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है और एक पोलर ऑर्बिट होता है, ठीक है। सपोज दैट पृथ्वी है तो एक ऑर्बिट ऐसा होगा, ठीक है, और एक ऑर्बिट जो होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल होता है ऊपर वाला और नीचे वाला होता है साउथ पोल। चलिए ये यहाँ पर दिखा दिया गया है। ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट मैंने बताया था। सर्कुलर ऑर्बिट भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक होता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट को मैं आगे बताऊंगा ही। तो एक एक चीज को पर्टिकुलरली देख लेते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के रीजन में होती है। चक्कर एक दिन में ये 3 से 4 चक्कर लगा लेता है, ठीक है। यहाँ पर हाइट उन्होंने दे दिया है कि 160 से 2000 किलोमीटर, चक्कर एक दिन में 3 से 4, ठीक है। इसमें ऐसे सेटेलाइटों को रखा जाता है जो जासूसी सेटेलाइट होती हैं, जो वेदर सेटेलाइट होती हैं, और इंटरनेशनल स्टेशन जो है हमारा यहीं पर है, ठीक है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो होते हैं ऐसी सेटेलाइटें रखी जाती हैं जो वेदर फॉरकास्टिंग होती हैं, मौसम के बारे में जानकारी लेती हैं, जासूसी होती हैं, फटाफट जल्दी घूमेंगे तो जगह जगह का ये जासूसी कर लेंगी। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेशन भी ISA जो हमारा है वो यहीं पर है। आप हमें कमेंट लाइन पर बताइएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल जो है स्टेशन पर अपना जो है एक साथ साझा करके रहती हैं, ठीक है। और उस स्पेस एजेंसी का नाम भी आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। वन डे में एक दिन में 15 चक्कर लगा लेती है, तो कितना तेज़ घूम रही है आप सोच लीजिए। इंटरनेशनल हमारा जो स्पेस स्टेशन है, हमारा तो नहीं है, हम तो सदस्य ही नहीं है, तो हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। हम भारत, हालांकि कहा है कि 2025-26 तक भारत अपना जो है स्पेस स्टेशन बनाएगा, शायद यही है 2025-26 से 30 हो सकता है, मे बी मैं भूल गया हूँ। पिछली बार करंट अफेयर में मैंने चीज़ें पढ़ा था, तो मैं आपको फिर से इसको बताऊंगा देख करके। इसको पृथ्वी से खुली आंखों से देखा जा सकता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO। ये क्या चीज़ है? तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 2000 किलोमीटर से लेकर के 36,000 किलोमीटर तक होती है। मुख्यतः ये 20,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ही मानी जाती है, ठीक है। तो 36,000 मत मानिए आप, 2000 से लेकर के 20,000 के रीजन को आप मान लीजिए कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है। एक दिन में 2 चक्कर लगा सकती है, ठीक है, अपने वाले बेल्ट में। अब तीसरा है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, तीसरा वाला है। ये डिफरेंट बिटवीन GSO और GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, 2 प्रकार के ऑर्बिटों को यहाँ पर भी बांट दिया गया है, ठीक है। दोनों ऑर्बिटों में रहने वाले सैटेलाइट 1 चक्कर लगा पाते हैं पूरे दिन भर में, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना 1 चक्कर पूरा करते हैं, इसलिए हम इसे भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका समय और पृथ्वी के घूमने के समय दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। सैटेलाइटों की ऊंचाई जो होती है मूलतः आप 36,000 किलोमीटर मांगते हैं, लेकिन इसका रियल जो ऊंचाई है वो 35,686 किलोमीटर है। स्पीड, सैटेलाइट स्पीड अर्थ स्पीड के बराबर हो जाता है। पृथ्वी की स्पीड जितनी भी घूम रहा है वही इसी स्पीड से सैटेलाइट भी घूमती है। सभी चीज़ें सेट हो जाता है, ठीक है। किसी चीज़ को आप छोड़ देंगे तो वह कुछ देर भी जो है उसी चीज़ से घूमने लगेगा। आप एक मूवी देखे होंगे द मार्स, या मार्स पिक्चर था जो जिसमें मार्स ऑर्बिटल मिशन जितने में चला गया था हमारा, जितने पैसे में उतना द मार्सियन मूवी बनी थी, ठीक है, या कोई और मूवी थी। तो उस मूवी में आप देखा था जब वो औरत जो है वो स्पेस ड्राइविंग कर रही थी, तो एक बार जो है वो घूमने लगी थी, तो आपने देखा कि उसी स्पीड से वो चीज़ घूम रही है। स्पेस में होता क्या है कि यदि कोई पिंड है और एकाएक उसमें झटका लग गया और जिस स्पीड से झटका लगा है वो इसी स्पीड से उस स्पेस में घूमेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिकी अवस्था में तो गतिकी अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो उसी अवस्था में चलती रहेगी। तो ग्रेविटी ना होने पर जीरो ग्रेविटी में एक कंडीशन होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जीरो ग्रेविटी में सेट हो गई हैं।
यदि कोई एक पृथ्वी हमारी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, तो यदि पृथ्वी के साथ हम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको रख करके छोड़ दे तो वो उसी रफ्तार से घूमती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइटें होती हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाली जाती हैं। क्या अंतर है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, GSO एंड GATO? जियो सिंक्रोनस विषुवत के पैरेलल नहीं होता है, और जबकि जियो स्टेशनरी, देखिए जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। सपोज डैट ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, आप और इसके चारों ओर जो घूमता है उसको हम बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ जो घूमता है उसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये ध्रुवी कक्षाओं की गति करता रहता है और उसमें गमन करता रहता है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्या होती है? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो विषुवत रेखा, आपको मैंने बताया था 0 डिग्री लाइन को, पैरेलल को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री लाइन के पैरेलल कोई अगर उपग्रह या कोई कक्षा पैरेलल है तो इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, अब कोई पूछ ले एग्जामिनर के जियो प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के विषुवत रेखा जो कि एक इमेजिनरी लाइन है उसके चारों तरफ उसी को पैरेलल मान करके यदि कोई सैटेलाइट घूम रही है तो वह सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मानी जाएगी। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? ये विषुवत रेखा के पैरेलल ना होकर के कुछ डिग्री पर घूमा हुआ होता है। ठीक है, चाहे 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, और 90 डिग्री पर जब जाकर के घूम जाता है और 180 डिग्री पे, तो वह चीज़ जो होता है पैरेलल खड़ी खड़ी लाइन पे, तो उसको हम बोलते हैं। और यदि आप बीचों बीच में अगर आप विषुवत रेखा बना देंगे और 90 डिग्री बना देंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो माना जाएगा कि ये जो है केंद्र से 90 डिग्री पर अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसको हम पोलर सैटेलाइट कहेंगे। 60 अंश 30 अंश पे अगर कोई चीज़ें घूम रही है, 5 अंश पे कोई चीज़ें घूम रही है तो उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहेंगे। और यदि 0 डिग्री पर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री पर यदि कोई सैटेलाइट चारों तरफ घूम रही है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यदि 90 डिग्री के पैरेलल पर कोई चीज़ें घूम रही हैं तो उसको हम बोलेंगे पोलर सैटेलाइट। और यदि कोई 30 अंश, 5 अंश, 8 अंश पे कोई सैटेलाइट घूम रही है उसको हम बोलेंगे क्या? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा सरल तो कोई नहीं समझा पाएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई आ जाए समझाए, तो बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, अब काम के आधार पर सैटेलाइटों का वर्गीकरण तो 2 प्रकार के हैं। एक होता है पोलर सैटेलाइट और एक होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, ये होता है पोलर सैटेलाइट, ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस आप थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए। ठीक है, विदित रहे कि GSO पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, कोई ना कोई डिग्री का अंतर होता है। उपग्रहों की हाइट ज़्यादा होती है तो चक्कर कम लगेगा। ऊंचाई अगर किसी उपग्रह की ज़्यादा होगी, पृथ्वी से दूरी पर होगा तो चक्कर कम लगाएगा, हाइट कम तो चक्कर ज़्यादा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं? सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली ऐसी सैटेलाइटें जहां पर धूप का प्रकाश होता है, वो सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलरली स्थान पर वो रह करके जो है उस स्थान का इमेजिंग करती हों या वेदर फॉरकास्टिंग करती हों या जासूसी करती हों, तो इसे हम सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहेंगे। इनका बेसिकली काम होता है कि जहाँ जहाँ पर सूर्य है उसी के आधार पर उस पर्टिकुलर स्थान का जो है ये चीज़ें खींची जाएं, वहाँ पर इमेज लिया जाए। यह पृथ्वी के चारों ओर गति करता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और वहीं पर ये नेविगेट करता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आगे हम निरंतर बोल बोल करके आपका रिवीजन करवा ही देंगे। आप चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।